हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले लेक्चर में हमने नॉर्मलता के बारे में पढ़ लिया था और आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दें। मैंने आप लोगों के लिए एक नई बात बताई थी, ग्राम तुल्यांकी, याद है। और ग्राम तुल्यांकी बराबर सूत्र लिखा था मात्रा बटे तुल्यांकी भार। अब ग्राम तुल्यांकी के बारे में तो मैं आपको पिछले लेक्चर में ही बता चुका था कि ग्राम तुल्यांकी सिर्फ और सिर्फ एक इकाई है, मोल की ही तरह। ठीक, यहाँ पे हमें जो निकालना सीखना था वो सीखना था तुल्यांकी भार। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे तुल्यांकी भार को किस तरीके से निकालते हैं। ठीक, तो तुल्यांकी भार बराबर सूत्र होता है मोलर भार बटे संयोजकता गुणांक। ठीक, तुल्यांकी भार बराबर सूत्र क्या है, मोलर भार बटे संयोजकता गुणांक। तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट मास को मैं शो कर दूं EM से, इक्विवेलेंट मास। मोलर भार यानी मोलर मास को मैं शो कर दूं MM से, मोलर मास, मोलर भार। और संयोजकता गुणांक को इंग्लिश में वैलेंसी फैक्टर कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर। तो इसको मैं शो कर दूं वैलेंसी फैक्टर VF से। तो फार्मूला बन गया इक्विवेलेंट मास यानी तुल्यांकी भार बराबर मोलर मास बटे वैलेंसी फैक्टर यानी संयोजकता गुणांक। ठीक, तो पहले क्लास में मैंने आपको मोलर भार निकालना तो सिखा ही दिया है। अब भाई जिन बच्चों ने मोलर भार निकालना नहीं सीखा है या जिनको मोलर भार निकालना नहीं आता है वो चाहें तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने मोलर भार निकालना सिखाया हुआ है, तो उस लेक्चर में जाके वो आराम से मोलर भार निकालना सीख सकते हैं। ठीक, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ संयोजकता गुणांक। देखिए, मोलर भार निकालना हमें आता है, अगर संयोजकता गुणांक भी निकालना हमें आ जाए तो मोलर भार बटे संयोजकता गुणांक करके हम तुल्यांकी भार भी निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो हम क्या सीखने वाले हैं, बोलो, संयोजकता, संयोजकता गुणांक यानी वैलेंसी फैक्टर। सबसे पहले अम्ल के लिए, तो अम्ल के लिए अगर संयोजकता गुणांक की बात करूं तो अम्ल के लिए संयोजकता गुणांक बराबर होता है H+ आयनों की संख्या। कहने का मतलब क्या है मेरा कि यदि किसी भी अम्ल के लिए आप संयोजकता गुणांक की गणना करना चाहते हो तो आप सिर्फ ये देख लें कि वो अम्ल कितने H+ आयन दे रहा है। कोई अम्ल जितने H+ आयन देता है उसी संख्या को हम उसका संयोजकता गुणांक कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल मैंने लिखा HCl। HCl को अगर मैं तोड़ूं तो ये देता है H+ और Cl-। अब HCl अम्ल है, कैसे है भाई, वे यौगिक जो H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना 11th क्लास में, आर्हीनियस की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या बोलते थे आर्हीनियस साहब, जो कंपाउंड, जो यौगिक H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल, और जो यौगिक OH- आयन देते हैं वो क्या होते हैं, क्षार। याद है आपको। तो ये जो HCl है ये H+ आयन दे रहा है, यानी ये HCl क्या है, अम्ल। लेकिन ये कितने H+ आयन दे रहा है, एक। तो इसका संयोजकता गुणांक यानी वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता गुणांक यानी वैलेंसी फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 1। समझ गए ना बात को आप। बहुत आसान बात है। जैसे मैं लिख दूं H2SO4, तो H2SO4 को अगर मैं तोड़ूं तो ये टूटता है 2H+ और SO4-। तो बताइए ज़रा
कि ये कितने H प्लस आयन दे रहा है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल कितने H प्लस आयन दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है हमें कितना, 2। तो इसका संयोजकता गुणांक यानी वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा बताइए, 2। मतलब कोई भी अम्ल जितना H प्लस आयन देगा वही नंबर उसका क्या होने वाला है, वैलेंसी फैक्टर। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक तरफ अम्ल लिख रहा हूँ और एक तरफ संयोजकता गुणांक। आप मुझे बताएंगे कि किस अम्ल का वैलेंसी फैक्टर कितना है। ठीक, जैसे मैं लिख दूँ HNO3, तो बताइए ज़रा HNO3 कितना H प्लस देने वाला है, एक हाइड्रोजन है तो एक H प्लस देगा, तो इसका संयोजकता गुणांक कितना हो गया, 1। जैसे मैं लिख दूँ H3PO4 फास्फोरिक एसिड कितने H प्लस आयन देगा बताइए, 3, तो इसका संयोजकता गुणांक कितना हो जाएगा, 3। H2SO4, अभी ये लिखा है मैंने H2SO4 कितना H प्लस देता है, 2, तो इसका संयोजकता गुणांक कितना हो जाएगा, 2। तो किसी भी अम्ल के लिए संयोजकता गुणांक निकालना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ये देख लेना है कि अम्ल जो है वो कितने H प्लस आयन दे रहा है और उसके दिए गए H प्लस आयनों की संख्या को ही हम क्या बोलेंगे, उसका संयोजकता गुणांक। ठीक, आसान बात है, ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए। क्षार के लिए, अब क्षार के लिए संयोजकता गुणांक की गणना कैसे करनी है हमें, कि संयोजकता गुणांक बराबर OH माइनस आयनों की संख्या। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी क्षार के लिए संयोजकता गुणांक का मान उसके द्वारा दिए गए OH माइनस आयनों की संख्या होती है। क्षार की परिभाषा क्या है आर्हेनियस के अनुसार, वो यौगिक जो OH माइनस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, और जितने OH माइनस आयन देते हैं उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, उसका संयोजकता गुणांक। कहने का मतलब जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे NaOH, तो NaOH जब टूटता है तो टूटता है Na प्लस और OH माइनस में। मैं लिख दूं KOH, तो KOH टूटता है K प्लस और OH माइनस में। तो आप देखिए ज़रा, NaOH जब टूट रहा है तो कितना OH माइनस दे रहा है, एक ही OH माइनस है ना, तो इसका संयोजकता गुणांक जिसको हम वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे KOH, तो KOH भी कितना OH दे रहा है, 1, तो इसका भी संयोजकता गुणांक यानी वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। ठीक, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ CaOH का होल ट्वाइस, तो CaOH का होल ट्वाइस टूटता है Ca प्लस प्लस में और 2OH माइनस में। तो आप देख लें कि COH जब टूट रहा है तो कितना OH माइनस आयन दे रहा है, देखिए बताइए ज़रा कितना OH माइनस दे रहा है, 2 दे रहा है ना। देखो NaOH 1 दे रहा था, KOH भी 1 दे रहा था, तो इनके संयोजकता गुणांक कितने हैं, 1। लेकिन COH का होल ट्वाइस जब टूट रहा है तो कितने OH माइनस दे रहा है, 2, तो इसका संयोजकता गुणांक कितना हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। तो ये तो हो गई बात क्षार की। अब कर रहे हैं बात लवण की। लवण के लिए फॉर साल्ट, लवण के लिए संयोजकता गुणांक किस प्रकार निकालते हैं वो सीख लें। जैसे मैंने लिखा NaCl, NaCl एक लवण है, अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक, तो आपको सिर्फ ये देख लेना है कि इन दोनों में से जो धनायन है, धनायन कौन है, सोडियम, इस पे कितना धन है, कितना धन है मतलब कितना धनावेश इसके ऊपर रखा हुआ है। बताइए ज़रा, सोडियम पे कितना धनावेश है, 1, बोलो। तो इसका वैलेंसी फैक्टर यानी संयोजकता गुणांक कितना हो जाएगा, 1। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे MgCl2, अब MgCl2 को अगर मैं तोड़ूं तो ये टूटता है Mg प्लस प्लस और 2Cl माइनस में, 2 है ना क्लोरीन। तो बताइए यहाँ पे कि मैग्नीशियम पे कितना धनावेश आया है, 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर यानी संयोजकता गुणांक कितना हो जाएगा, बोलो, 2। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे AlCl3,
तो अगर AlCl3 को मैं तोड़ूं तो ये टूटता है एल्यूमिनियम +3 और 3Cl- में। तो आप ये देख लें कि एल्यूमिनियम पे कितना धनावेश है 3, तो इसका संयोजकता गुणांक यानी वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाने वाला है 3। मतलब लवण के लिए संयोजकता गुणांक निकालने का सीधा फंडा है। क्या है कि आपको तोड़ने के बाद, जब आप लवण को तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद जो धनायन है उस पे धनावेश की संख्या को देख लेना है कि कितना धनावेश पड़ा हुआ है। यहाँ पे सोडियम पे 1 धन है तो संयोजकता गुणांक कितना हो गया 1। यहाँ पे मैग्नीशियम पे 2 धनावेश हैं तो संयोजकता गुणांक कितना हो गया 2। और यहाँ पे एल्यूमिनियम पे 3 धनावेश हैं तो संयोजकता गुणांक कितना हो गया 3। आसान बात है, नोट कर लें। तो हमने संयोजकता गुणांक निकालना सीख लिया है, बहुत आसान है, 3 फंडे हैं। अगर अम्ल के लिए निकाल रहे हैं तो H+ आयनों की संख्या, अगर क्षार के लिए निकाल रहे हैं तो OH- आयनों की संख्या, और अगर लवण के लिए निकाल रहे हैं तो हमें देखना है धनावेश की संख्या। और हम आसानी से संयोजकता गुणांक की गणना कर सकते हैं। और अगर हमें संयोजकता गुणांक की गणना करना आ गया है तो अब हम निकाल सकते हैं तुल्यांकी भार। जैसे मान लें कि मुझे H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है, और तुल्यांकी भार निकालने के लिए मैं आपको सूत्र पहले ही लिखा चुका हूँ, तुल्यांकी भार बराबर मोलर भार बटे संयोजकता गुणांक। मोलर भार निकालना हम पहले लेक्चर में सीख चुके हैं, और संयोजकता गुणांक निकालना मैंने आपको आज की क्लास में सिखा दिया है। अब हम निकालते हैं तुल्यांकी भार। देखिए ज़रा, बात अगर H2SO4 की कर रहे हैं तो सबसे पहले H2SO4 का मोलर भार कैसे निकालते हैं भाई, सीखा हुआ है हमने फर्स्ट लेक्चर में। जिन्होंने नहीं सीखा है भाई वो जाके फर्स्ट लेक्चर को देख लें, आसानी से मैंने मोलर भार निकालना सिखाया हुआ है। ठीक, तो H2SO4 का मोलर भार निकालते हैं। देखिए, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, सल्फर का कितना होता है बोलो 32 ग्राम, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का 16 गुणा 4 कितना हो गया बोलो 64 ग्राम। तीनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो आता है हमारे पास 98 ग्राम। ये आता है हमारे पास H2SO4 का मोलर भार, जो कि हम पहले ही निकालना सीख चुके हैं। एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 ऑक्सीजन का 64, जोड़ा तो कितना आ गया 98 ग्राम। ठीक, दूसरी बात करें संयोजकता गुणांक यानी वैलेंसी फैक्टर की, तो संयोजकता गुणांक H2SO4 के लिए कितना होगा बताइए आप। H2SO4 क्या है अम्ल, और अम्ल जितने H+ देगा वही उसका संयोजकता गुणांक होगा। H2SO4 के पास कितने H+ आयन है देने के लिए 2, तो इसका संयोजकता गुणांक कितना हो जाएगा 2। हमने अम्ल के संयोजकता गुणांक वाले एग्जाम्पल में अम्ल के रूप में H2SO4 को लिखा था, कितना संयोजकता गुणांक निकला था उधर पे 2, यानी H2SO4 का संयोजकता गुणांक है 2। सूत्र में रख लेते हैं मान, मोलर भार कितना निकाला है हमने 98 ग्राम बटे संयोजकता गुणांक कितना है 2, तो कितना आ गया 49। तो ये आ गया हमें कि तुल्यांकी भार की गणना किस तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा NaOH, तो सोडियम का मोलर भार कितना होता है बताना 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 ग्राम। ये तो हो गया क्या मोलर भार। बात करें संयोजकता गुणांक की, तो बताइए NaOH क्षार है और कितना OH है इसके पास 1, यानी इसका संयोजकता गुणांक कितना हो जाएगा 1। अब आपके पास मोलर भार है, संयोजकता गुणांक है, सूत्र में रख के आप तुल्यांकी भार की गणना कर सकते हैं। कैसे, तुल्यांकी भार बराबर क्या है सूत्र बोलो, मोलर भार बटे संयोजकता गुणांक। मोलर भार कितना निकाला बोलो 40 डिवाइडेड बाय संयोजकता गुणांक 1, बोलो कितना आ जाने वाला है 40 ग्राम। तो आपको मोलर भार निकालना आना चाहिए और संयोजकता गुणांक, तो आप तुल्यांकी भार की गणना कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लें। क्वेश्चन क्या ले रहे हैं हम कि मैंने लिखा 3.7 ग्राम CaOH होल ट्वाइस 500 ml विलयन में उपस्थित है,
और दिए गए विलयन की नॉर्मलता मुझे ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लें कि दिया क्या क्या है। ठीक, विलय की मात्रा बताइए ज़रा। विलय और विलायक इन दोनों का ही निर्धारण करना मैंने आपको पहली वीडियो में सिखाया था और बताया था कि जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक और जो कम मात्रा में होता है वो विलय। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन को देखने में ही समझ में आ रहा है कि जो CaOH का होल ट्वाइस है यही कम मात्रा में पड़ा हुआ है। बोलो विलयन का आयतन कितना है, बोलो 500 ml और उसमें सिर्फ 3.7 ग्राम CaOH होल ट्वाइस रखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, कम मात्रा में, तो यही क्या होगा, विलय। तो विलय की मात्रा यानी CaOH होल ट्वाइस की मात्रा कितनी है, बोलो 3.7 ग्राम। दूसरा विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन सवाल में कितना दिया हुआ है हमें, 500 ml। तीसरा विलय का तुल्यांकी भार, और विलय का तुल्यांकी भार हमने निकालना सीख लिया है अभी इसी लेक्चर में। कैसे निकालते हैं भाई तुल्यांकी भार, सूत्र बोलो, मोलर भार बटे संयोजकता गुणांक, ठीक है। बात हो रही है CaOH के होल ट्वाइस की, यही हमारा विलय है। इसका मोलर भार निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, मैंने आपको मोलर भार निकालना सिखाया हुआ है। Ca यानी कैल्शियम का मोलर भार कितना होता है, 40 ग्राम, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, देखो 2, तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम, प्लस एक हाइड्रोजन का, एक कितने हाइड्रोजन है, 2, तो कितना हो जाएगा 2 ग्राम। ठीक, टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, बोलो 74 ग्राम। ठीक है, तो ये तो आ गया मोलर भार। इसके बाद बात करें संयोजकता गुणांक यानी वैलेंसी फैक्टर की, तो संयोजकता गुणांक इसके लिए कितना होगा बताइए। इसमें हमें क्या देखना है, OH माइनस की संख्या, और कितने OH माइनस देगा ये टूटने पर, बोलो 2, तो संयोजकता गुणांक कितना हो गया, 2। अगर दोनों मानों को मैं यहाँ रखूँ, मोलर भार कितना 74 डिवाइडेड बाय संयोजकता गुणांक कितना 2, तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 37 ग्राम। ठीक, अब नॉर्मलता हमें निकालनी है विलयन की, तो सूत्र क्या है बोलो, कल निकलवाया था मैंने नॉर्मलता का सूत्र। जिन्होंने नहीं सीखा है या इससे पहले वाला लेक्चर नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ लें पहले। ठीक, यही नॉर्मलता का हमने सूत्र निकाला था, समीकरण 4। इसमें W1 यानी विलय की मात्रा कितनी दी हुई है बताइए, 3.7 डिवाइडेड बाई EM यानी विलय का तुल्यांकी भार कितना निकाल लिया हमने, 37 ग्राम, इनटू 1000 की जगह पे 1000, और VmL यानी विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है हमें, 500 ml। कैंसिल करेंगे ये 2, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 2 को 10 से कैंसिल करेंगे तो 5, तो टोटल आंसर जो निकल के आ रहा है हमारे पास n = 1/5। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास नॉर्मलता का आंसर, यानी ये जो दिया गया विलयन था इस विलयन की नॉर्मलता हमने ज्ञात कर ली। ठीक, आसान है, नोट कर लें। तो आज हमने तुल्यांकी भार निकालना सीख लिया और उसी की हेल्प से जो हमने नॉर्मलता का सूत्र निकाला था लास्ट लेक्चर में, उसी पे आधारित एक सवाल भी आज हमने कर लिया। ठीक, इस लेक्चर में जो भी बात आपको नहीं समझ आई हो वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए मोल प्रभाष पढ़ाने वाला हूँ। सभी ध्यान से इस लेक्चर को पढ़ें, इसी पे आधारित चीज़ें बोर्ड में पूछी जाती हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वैसे तो सब कुछ आ गया होगा, कुछ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।